अगर सेक्स दर्दनाक हो जाए, जलन की वजह से पेशाब करना दूभर होने लगे, प्राइवेट पार्ट में लगातार खुजली हो, जलन मचे, सूजन आ जाए तो सावधान, आपको एसटीडी हो सकता है। एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सरल भाषा में कहें तो सेक्स से होने वाली बीमारी। एसटीडी एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत आसानी से फैल सकता है, खासकर उनमें जो अनसेफ सेक्स करते हैं, यानी कॉन्डोम का इस्तेमाल नहीं करते। आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से समझेंगे कि एसटीडी क्या है, ये क्यों होता है, सेक्स के अलावा और किन वजहों से ये फैल सकता है, एसटीडी के कौन से लक्षणों को कतई इग्नोर नहीं करना चाहिए। साथ ही समझेंगे एसटीडी से बचाव और इलाज का तरीका। तो सुनिए। Powered by Sensodyne K. SLS और पैराबेन गॉन, तो का करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें ट्यूब का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। एसटीडीज मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये होते क्या हैं? बेसिकली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वो संक्रमण है, वो बीमारियां होती हैं जो असुरक्षित यौन संबंधों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलती हैं। इसमें वायरस भी होता है, बैक्टीरिया भी होते हैं और कुछ परजीवी इन्फेक्शन भी होते हैं। आम एसटीडीज जो हम जानते हैं उनको नाम है सिफिलिस, गोनोरिया, क्लमाइडिया, एचपीवी इन्फेक्शन, एचआईवी इन्फेक्शन और ट्राइकोमोनियासिस। एसटीडी होने के कारण असुरक्षित यौन संबंध हो सकता है, जिसमें हम बोलते हैं कि बिना कॉन्डम के अगर यौन संबंध बनाए जाए तो संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। एक से अधिक यौन संबंधी अगर आपका हो, कोई पार्टनर आपके एक्सेस हो, उससे भी संक्रमण की जोखिम बढ़ जाती है। संक्रमित सुई या ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा भी, यानी कि दूषित रक्त या संक्रमित सुई के उपयोग से भी एसटीडी के फैलने का चांस बढ़ जाता है। माँ से बच्चे को भी संक्रमण हो सकता है। कुछ एसटीडी जन्म के दौरान या गर्भावस्था में माँ से बच्चे को भी फैल सकते हैं। यौन स्वच्छता की कमी के कारण भी कुछ एसटीडी का संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपको प्राइवेट पार्ट्स में कुछ आपको इरेगुलर सा डिस्चार्ज मिल रहा है, जिसमें बदबू हो रही है या कोई सूजन दिख रही है, आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर आपको प्राइवेट पार्ट्स में कुछ खुजली या जलन का या दर्द का एहसास हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। पेशाब करते हुए भी अगर जलन या कुछ आपको दिक्कत आ रही है, दर्द हो रही है, तो आपको डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। आपको अचानक से कोई बुखार हो गया है, नीचे आपको सूजन मिल रही है, कोई लम्स और बम्प्स मिल रहे हैं, आपको कमजोरी सी फील हो रही है, या आपको संबंध रखने में कुछ दर्द हो रहा है, आपको अंडकोश, अपने अंडकोश में कुछ सूजन या दर्द फील हो रही है, या आपको गुदा क्षेत्र में कोई खुजली, दर्द या असामान्य डिस्चार्ज महसूस हो रहा है, तो अपने डॉक्टर को आपने संपर्क करना है। सबसे पहले ये है कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप सुरक्षित यौन संबंध करें, जिसका मतलब है कि आपको हर बार कॉन्डम यूज करना चाहिए। यौन स्वच्छता का ख्याल रखें, उसमें हमेशा अपना ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें। एसटीडी की जो भी नियमित जांचें होती हैं वो डॉक्टर की सलाह से अपनी करवाएं। और जो भी टीकाकरण होते हैं, मोस्टली एसटीडीज में हमारे पास टीकाकरण भी है, जिसमें हमें एचपीवी वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है। दूसरा, हमारी हेपेटाइटिस बी की भी वैक्सीन अवेलेबल है, तो वो अपने डॉक्टर से जान के अपनी टीकाकरण करवाएं। दूसरा, संक्रमण से अगर आपको लग रहा है कि कुछ हो गया है, दिक्कत हो गई है, तो अपनी और अपने पार्टनर की, दोनों की इलाज आपने करवानी है। ठीक है, तो डॉक्टर से जब आप मिलेंगे तो वो आपको एंटीबैक्टीरियल भी स्टार्ट कर सकते हैं, एंटीवायरल भी स्टार्ट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको किस टाइप का एसटीडी है। तो अगर बैक्टीरियल एसटीडी है, जैसे कि अगर गोनोरिया है, क्लमाइडिया है, सिफिलिस है, तो वो आपको एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे। बल्कि अगर उनको लगता है कि नहीं ये हर्पीस है या एचआईवी है, तो वो आपको एंटीवायरल स्टार्ट करेंगे। पर ये दवाइयाँ जो है बिना डॉक्टर के लिखे हुए पत्र पे बिना नहीं यूज करनी, डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आप बिना उसके भी लेंगे तो ये गलत दवा भी आपको समस्या करा सकती है। सो अपने साथी का भी इलाज कराना है आपने, और संक्रमण के दौरान यौन संबंध से बचें, ताकि पूरा इलाज होने पे ही आप सेक्स करें, अदरवाइज नहीं तो आप किसी और को भी इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं। सो एसटीडी बहुत गंभीर भी हो सकता है, पर सही जानकारी, रोकथाम और समय पे इलाज कराने से इससे बचा भी जा सकता है। सो कोई भी आपको संदेह हो कि आपको इसकी कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, तो अपने डॉक्टर से तुरंत इस पे चर्चा करें। देखिए, एसटीडी से बचा जा सकता है, बस ज़रूरी है कि प्राइवेट पार्ट में दिख रहे किसी भी बदलाव को इग्नोर ना किया जाए। जैसे ही कोई दिक्कत महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से मिला जाए बिना देर किए।
अक्सर लोग प्राइवेट पार्ट से जुड़ी दिक्कतें और लक्षणों को इग्नोर करते हैं, किसी से बात नहीं करते, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, पर यह बहुत बड़ी गलती है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। सनस्क्रीन लगाते ही आंखों में जलन होने लगती है, आंखें थकी और भारी महसूस होती हैं। डॉक्टर से जानिए ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचा जाए। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? सनस्क्रीन चेहरे पर लगाते ही आंखें जलने लगती हैं या भारी महसूस होती हैं? अगर हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सनस्क्रीन लगाना ही छोड़ दें। सनस्क्रीन आपकी स्किन को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है। आपको बस सनस्क्रीन खरीदते और लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। डॉक्टर सिद्धांत महाजन कहते हैं कि कई बार कुछ सनस्क्रीन आंखों में जलन पैदा करने लगती हैं और इनकी 4 मुख्य वजह हैं। पहली वजह, सनस्क्रीन में पाए जाने वाले केमिकल्स। ज्यादातर सनस्क्रीन्स में एवोबेंजोन, ऑक्सीबेंजोन और ऑक्टिनोसेट जैसे केमिकल्स पाए जाते हैं। ये केमिकल्स स्किन को सूरज की हानिकारक यूवी रे से बचाने में मदद करते हैं, मगर कभी कभी सनस्क्रीन लगाते वक्त वो हमारी आंखों में चली जाती है या हम सनस्क्रीन को आंखों के बहुत पास लगा लेते हैं। आंखों के संपर्क में आने से उनमें जलन, चुभन और खुजली शुरू हो जाती है। दूसरी वजह, सनस्क्रीन को सुगंध देने वाले तत्व। अधिकतर सनस्क्रीन में फ्रेग्रेंस डाली जाती है जो उन्हें ज़्यादा आकर्षक बनाती है। ये सुगंध केमिकल्स की तेज गंध को भी छुपा देती है, लेकिन सुगंध देने वाले ये तत्व जलन पैदा करने वाले माने जाते हैं। इनसे आंखों में जलन और चुभन हो सकती है। तीसरी वजह पसीना है। कई बार सनस्क्रीन को स्किन में सही से अब्जॉर्ब होने का समय नहीं मिलता। अब्जॉर्ब होने से पहले ही हम धूप में निकल जाते हैं या एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में निकलता है पसीना। फिर जब ये पसीना सनस्क्रीन के साथ मिलकर आंखों में जाता है तो उनमें जलन और खुजली शुरू हो जाती है। कई बार आंखों से आंसू निकलते हैं, आंखें लाल भी पड़ सकती हैं। चौथी वजह, सनस्क्रीन को सही तरीके से ना लगाना है। अगर हम लापरवाही से सनस्क्रीन लगा रहे हैं, बस उसे एक काम की तरह जल्दबाजी में निपटा रहे हैं, तो सनस्क्रीन आंखों में जा सकती है और फिर उनमें जलन हो सकती है। अगर सनस्क्रीन लगाने के बाद आंखों में जलन हो तो तुरंत आंखों को ठंडे पानी से साफ करें। आंखों को रगड़े नहीं तो जलन बढ़ सकती है। अगर आंसू निकल रहे हैं तो उन्हें निकलने दें, ये आंखों को साफ करने में मदद करते हैं। अगर जलन ज्यादा हो या धुंधला दिखने लगे तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। सनस्क्रीन चुनते वक्त भी सावधानी बरतें। कोई ऐसी सनस्क्रीन खरीदें जो गाढ़ी हो, यानी बहुत वाटरी ना हो, पतली ना हो, बहने वाली ना हो, या फिर आप वाटरप्रूफ सनस्क्रीन इस्तेमाल करें ताकि वो बहकर आंखों में ना जाए। आप मिनरल बेस्ड या फिर हाइपो एलर्जेनिक सनस्क्रीन भी ले सकते हैं। हाइपो एलर्जेनिक सनस्क्रीन किसी भी तरह की एलर्जी का रिस्क घटाती हैं। साथ ही सनस्क्रीन को स्किन में अब्जॉर्ब होने का समय दें और उसे लगाने के बाद तुरंत हाथ धो लें। ध्यान रखें कि सनस्क्रीन को आंखों के एकदम पास ना लगाएं। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। गन्ने का जूस तो आपने खूब पिया होगा, पर गन्ना चबाने के फायदे जानते हैं? गर्मियों में गन्ने का जूस तो आप खूब पीते हैं, लेकिन कभी गन्ना चबाया है? आहा, गन्ना चबाने में जो आनंद मिलता है वो गन्ने का जूस पीकर कभी नहीं मिल सकता। वैसे गन्ना चबाने से सिर्फ जीभ को ही नहीं स्वाद मिलता है, पूरे शरीर को फायदा पहुंचता है। कैसे, ये हमें बताया डाइटिशियन अमरीन कुरैशी ने। डाइटिशियन अमरीन कहती हैं कि गन्ना चबाने से शरीर हाइड्रेटेड रहता है। गन्ने के डंठल में 63 से 73% तक पानी होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी पाए जाते हैं जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम वगैरह। जब आप गर्मियों के मौसम में गन्ना चबाते हैं तो आपके शरीर में पानी का संतुलन बना रहता है, नर्वस सिस्टम दुरुस्त रहता है, मांसपेशियां ठीक से काम करती हैं और खून का पीएच लेवल मेंटेन रहता है। हेल्दी रहने के लिए खून का पीएच लेवल 7.35 से 7.45 के बीच होना चाहिए। पीएच लेवल एक स्केल है जो बताता है कि कोई चीज कितनी एसिडिक है या फिर कितनी अल्कलाइन। गन्ना चबाने से एनर्जी भी मिलती है। दरअसल इसमें नेचुरल शुगर पाई जाती है जैसे सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, जो शरीर को तुरंत एनर्जी देती है। गन्ने के रस में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर के सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। सेल हमारे शरीर का बेसिक यूनिट है। शरीर का हर हिस्सा सेल से मिलकर बना है। अगर सेल्स को नुकसान पहुंचता है तो शरीर बीमारियों की चपेट में आने लगता है। वहीं अगर सेल्स मजबूत रहते हैं तो बीमारियों और इन्फेक्शंस का रिस्क कम होता है। यानी गन्ने को चबाने से इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। ये पाचन तंत्र के लिए भी बढ़िया होता है। गन्ने में फाइबर पाया जाता है जिससे हाजमा दुरुस्त रहता है और कब्ज की शिकायत नहीं होती। ये पेट में मौजूद डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ठीक से काम करने में भी मदद करता है। इससे एसिडिटी, गैस और पेट फूलने जैसी दिक्कतें नहीं होती।
डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो खाना पचाने में मदद करते हैं। गन्ने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, यह 43 से 55 के बीच होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने का मतलब है उस चीज़ को खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट जल्दी ग्लूकोज में नहीं बदलता, जिससे ब्लड शुगर लेवल भी तेजी से नहीं बढ़ता और शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। देखिए, अगर आपकी शुगर कंट्रोल में है तभी आप थोड़ा सा गन्ना चबा सकते हैं। अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है तो गन्ना चबाने या फिर उसका रस पीने से बचें। साथ ही जिन्हें पेट से जुड़ी कोई गंभीर समस्या है, किडनी की कोई बीमारी है या दांतों में कोई दिक्कत है, उन्हें गन्ना चबाना अवॉइड करना चाहिए या फिर डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इसे चबाना चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।